मोदी सरकार के तीसरे टर्म का पहला साल पूरा हुआ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूरे 11 साल का लेखा जोखा लेकर मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा जो काम हुआ है उसे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आपको बता दें, जेपी नड्डा ने कहा कि 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय राजनीति की संस्कृति को बदल दिया है। यह परिवर्तन केवल नीतियों में नहीं बल्कि जनमानस और राष्ट्रीय सोच में स्पष्ट रूप से दिखता है। विकसित भारत का सपना अब केवल सपना नहीं रहा, यह सामूहिक प्रयास और विश्वास से साकार होता दिख रहा है। जेपी नड्डा ने कहा कि हमने गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया, हमने गरीब कल्याण करके दिखाया। उज्ज्वला योजना, पीएम आवास, पीएम किसान सम्मान निधि, सौभाग्य योजना और डीबीटी जैसी योजनाओं ने सीधे लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। जेपी नड्डा ने साफ साफ कहा कि 2014 से पहले की जो सरकार थी वो तुष्टीकरण वाली नकारात्मक सरकार थी। और इतना ही नहीं, जाते जाते जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के बारे में कहा कि वो एक गैर जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। मोदी सरकार के 11 साल आज पूरे हो गए। 10 साल बनाम 1 साल मिलाकर के जो 11 साल हुए, वो 1 साल कैसा रहा, खासकर तब जब सहयोगियों के दम पर यह सरकार खड़ी है। 10 साल पूर्ण बहुमत के साथ थी और 11वें साल जिसमें कि मौजूदा ये साल है, इसमें प्रमुख सहयोगी दल जिसमें टीडीपी है, जेडीयू है और अन्य दल हैं, उनके सहयोग से सरकार चल रही है। तो 1 साल की उपलब्धि किस तरीके की रही, क्या रही और सरकार सहयोगी दलों के साथ कैसे चल रही है, इस पर अगर बात की जाए तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, जिस तरीके से शुरू से ही विपक्ष इस बात के सवाल खड़े कर रहा था कि गठबंधन की सरकार नहीं चल पाएगी, तो जेपी नड्डा ने एक सवाल के जवाब में ये बात कही है कि कोई इसकी फिक्र न करे और जिस तरीके से, जिस मजबूती के साथ 10 साल चले हैं, उसी मजबूती से ये 1 साल भी सहयोगियों के साथ पूरी तरीके से चला है और आगे भी सरकार इसी मजबूती के साथ चलेगी। प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की तरफदारी की, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सामाजिक व्यवस्था का ताना बाना नरेंद्र मोदी की सरकार ने तोड़ दिया है। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने भारतीय लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को गहरा आघात पहुंचाया है। बीजेपी आरएसएस ने हर संवैधानिक संस्था को कमजोर कर उनकी स्वायत्तता पर कड़ा प्रहार किया, चाहे वो जनमत चुराकर पिछले दरवाजे से सरकारें गिराना हो या एक दलीय तानाशाही शासन जबरन लागू करना हो। इस दौरान राज्यों के हकों को अनदेखा किया गया और संघीय ढांचे कमजोर हुए। समाज में नफरत, धमकी और डर का वातावरण फैलाने की कोशिश लगातार जारी है। दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक व कमजोर वर्गों का शोषण लगातार बढ़ा है। इनके आरक्षण व बराबरी के अधिकार से वंचित रखने की साजिश जारी है। मणिपुर की ना थमने वाली हिंसा भाजपा की प्रशासनिक विफलता का सबसे बड़ा सबूत है। बीजेपी आरएसएस ने देश के जीडीपी विकास दर को 5-6% की आड़ डाल दी, जो यूपीए के दौरान 8% औसतन हुआ करता था। कैमरा पर्सन प्रहलाद सिंह के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। पुणे में एक बार फिर से शरद पवार और अजित पवार एक मंच पर आए। मौका था वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट के एक सम्मेलन का। एआई पर चर्चा का सत्र आयोजित किया गया था। हालांकि इस दौरान दोनों नेता एक साथ नहीं बैठे। राज्य में दोनों पार्टियों के साथ आने की अटकलें काफी तेज है। हालांकि अभी तक दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस के किसी भी नेता ने एक साथ आने की बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुट पार्टी की 26वें स्थापना वर्ष का कार्यक्रम मनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। दोनों ही दलों ने अपने राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करने की जोरदार तैयारी की हुई है। शरद पवार पुणे के बाल गंधर्व राम मंदिर में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे, जबकि अजित पवार बालेवाड़ी के स्टेडियम में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। जुलाई 2023 में अजित पवार ने महाविकास आघाड़ी का साथ छोड़ा था और महायुति में शामिल हो चुके थे। इस बात को करीब 2 साल पूरे हो चुके हैं और इस दौरान शरद पवार और अजित पवार कई बार एक साथ मंच पर साथ में आए, लेकिन दोनों नेता ज्यादा बातचीत से परहेज करते नजर आए हुए हैं। कैमरा पर्सन विनोद सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। महाराष्ट्र में महायुति में धीरे धीरे जो चिंगारी असंतोष की पनप रही थी, अब वो खुलकर सामने आने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य में फडणवीस सरकार के कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन जलगांव में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं को आगामी चुनाव को लेकर मार्गदर्शन कर रहे थे। तब गिरीश महाजन ने कहा कि पिछली महायुति सरकार में 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन इस बार अच्छा है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं।
इसी क्रम में नारायण राणे के बेटे और महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे ने धाराशिव में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक विवादास्पद बयान दिया है। नीतीश राणे ने कहा कि सबका बाप बनकर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठा है। कोई कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन वो एक बात ना भूले कि देश में नरेंद्र मोदी है तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस है। इन दोनों घटनाओं से साफ है कि महायुति सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। पश्चिम बंगाल का विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो चुका है और 10 तारीख को कल 11 बजे यहाँ पे पहलगांव में जिस तरह के आतंकवादी हमले हुए थे, उन पे यहाँ पे जो सेना ने जिस तरह से करारा जवाब पाकिस्तान को दिया था, पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों को किस तरह से नस्ताबूद कर दिया था, उस पे यहाँ पे बिल प्रस्ताव किया जाएगा। जिस तरह से देखें कि विधानसभा में आज विधानसभा के सत्र में सारे जो यहाँ पे टीएमसी के विधायक थे, बीजेपी के विधायक थे, सभी विधायक यहाँ पे पहुंचे थे और आज चर्चा भी किया गया। यानी कल 10 तारीख को 11 बजे यहाँ पे उस प्रस्ताव को लाया जाएगा। सेना ने जिस तरह से करारा जवाब दिया है, आतंकवादी संगठनों को नष्ट किया है, इन सब चीजों पे यहाँ पे चर्चा किया जाएगा। साथ ही साथ विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि मुर्शिदाबाद में जिस तरह से हुआ उस विषय पे भी चर्चा होना चाहिए और बंगाल में जो कानून व्यवस्था है उनके विषय में भी चर्चा होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि एक बार पश्चिम बंगाल के विधानसभा का सत्र की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पे सेना का पराक्रम को लेकर और पहलगांव में आतंकवादी हमले को जो प्रस्ताव है उसे भी पारित किया जाएगा। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर मेघालय गए राजा रघुवंशी की हत्या के बाद से लापता चल रही उनकी पत्नी सोनम आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के हाईवे पर स्थित एक ढाबे में बेहद नाटकीय घटनाक्रम में हिरासत में ली गई। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के बाद से लापता चल रही उनकी पत्नी सोनम 17 दिन बाद यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली। गाजीपुर के जिस ढाबे पर देर रात 1 बजे सोनम पहुंची, उसके मालिक साहिल यादव के मुताबिक सोनम बदहवास हालत में ढाबे पर आई थी और वो रो रही थी। उसने ये कहकर मोबाइल मांगा कि उसे अपनी फैमिली से बात करनी है। फोन पर भी वो रोने लगी, तब ढाबे पर मौजूद एक परिवार की महिला ने उसे ढांढस बंधाया। इसके बाद ढाबे के मालिक ने पुलिस कंट्रोल रूम के 112 नंबर पर सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने सोनम को कस्टडी में ले लिया और मेघालय पुलिस को सूचना दी। फिलहाल सोनम को गाजीपुर पुलिस की अभिरक्षा में ही रखा गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस भी इस सवाल का जवाब तलाश रही है कि आखिर सोनम मेघालय से चलकर गाजीपुर तक कैसे पहुंची। क्या उसे यहाँ पर कोई लेकर आया था या फिर वो खुद ही अपने आप यहाँ तक पहुंची। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, गाजीपुर, न्यूज़ 24। राजस्थान में एक बार फिर से गर्मी ने लोगों को बेहाल परेशान करना शुरू हो गया। राजस्थान के 10 से भी ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर कि तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है, जबकि सबसे ज्यादा तापमान श्री गंगानगर जिले में 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की माने तो इस पूरे हफ्ते में लगातार गर्मी का पारा बढ़ता रहेगा, लू कई जगह चलेगी, जिसके चलते लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ सकती है। एक बार फिर से सावधान और सतर्क रहने का मौसम विभाग की तरफ से सबको हिदायत दी गई है। सबसे ज्यादा रेगिस्तानी इलाकों में गर्मी का असर देखने को मिल रहा है, बात चाहे जैसलमेर की हो, बाड़मेर, बीकानेर या श्रीगंगानगर की। यहाँ पर तापमान हमेशा से ही गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा दर्ज किया जाता है। ऐसे में एक बार फिर से यहाँ पर तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुँच गया और लोग बेहाल और परेशान नजर आ रहे हैं। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा रखी है। कई जनपदों में हीट वेव की चेतावनी भी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में बीते 48 घंटों में गर्मी का भीषण प्रकोप देखने को मिल रहा है। प्रदेश के करीब 20 जिलों में गर्मी का अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रदेश में इटावा, औरैया, कानपुर, हमीरपुर, जालौन, झांसी, मथुरा, महोबा, ललितपुर समेत कई जिलों में हीट वेव की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग का दावा है कि अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। यही नहीं, इस दौरान कहीं कहीं धूल भरी आंधी और हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग का दावा है कि आने वाले कुछ दिनों में मौसम में बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे और कई जनपदों में हल्की बूंदाबांदी और बारिश भी देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। घर में घुसकर अपराधियों ने एक ही परिवार के 3 लोगों को गोली मारी। तीनों को गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल ले गया, जहां मां और बेटी की मौत हो गई और पिता की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। यह पूरा मामला आलमगंज थाना क्षेत्र के न्यू अरफाबाद कॉलोनी की है, जहां अपराधियों ने एनएमसीएच की रिटायर्ड नर्स
महालक्ष्मी, उनके पति धनंजय मेहता और 22 साल की बेटी को गोली मारी। घटना के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। शुरुआती जांच में मोहल्ले के आपसी विवाद का मामला सामने आ रहा है। पटना सिटी के एसपी अतुलेश झा ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल पर FSL टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया है। अपराधियों की पहचान के लिए आसपास के CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। दूसरी तरफ विपक्ष की माने तो विपक्ष अभी भी कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। अहमदाबाद में एक बार फिर बेलगाम हुए असामाजिक तत्व। 50 लाख की फिरौती देने से इनकार करने पर व्यापारी पर बदमाशों ने किया डंडों और चाकू से हमला। अहमदाबाद के पूर्वी इलाके में एक बार फिर असामाजिक तत्वों का आतंक देखने को मिला। यहाँ एक मोबाइल व्यापारी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। जब व्यापारी ने पैसे देने से इनकार किया तो उस पर डंडों और चाकू से हमला कर दिया गया। इस हमले में व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरी घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। घटना बटवा GIDC थाना क्षेत्र के पुलिस नगर इलाके की है। मोबाइल व्यापारी कमलेश सतानी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक कमलेश का AC खरीदने आए जय गढ़वी नाम के एक व्यक्ति से विवाद हुआ था, जिसके बाद जय गढ़वी ने कमलेश को धमकी दी थी कि अगर उसे पुलिस नगर में कारोबार करना है तो 50 लाख रुपए देने होंगे, वरना उसकी दुकान और हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। 2 जून को जय गढ़वी ने दोबारा कमलेश को धमकी दी और 8 जून को रात 2 बजे दुकान पर जय गढ़वी अपने 8 साथियों के साथ वहां पहुंचा और सभी ने मिलकर कमलेश पर डंडों और चाकू से हमला कर दिया, जिसमें कमलेश बुरी तरह से घायल हो गया। फिलहाल बटवा GIDC पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इन घटनाओं से पुलिस की पेट्रोलिंग और कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।